भ्रम इसमें क्या है? अगर जो कंप्लेनेंट है और उसकी कंप्लेंट झूठी पाई जाती है तो कंप्लेनेंट पर कोई एक्शन नहीं होगा, इसमें क्या भ्रम है? तो सीधा सवाल है। बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, ये सच्ची बात कह रहे हो आप, ये सही बात है। इसमें दोबारा बहुत नए सिरे से सोच विचार के और सही सुधार करने की जरूरत है भाई, जो देश को मजबूत करे। हम नहीं चाहते कि कभी किसी भी SC ST OBC या साधारण गरीब आदमी के साथ भी, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ऐसा कानून आप बनाओ। अब किसी ने अगर यहाँ पर पीछे कुछ वर्ष जाना चाहिए, बाकी देशों में देखना चाहिए कि कैसे युवा जब आक्रोशित होते हैं तो उसका क्या अंजाम होता है। यहाँ पर आपके पास बेशुमार चुनौतियां हैं देश के सामने, और यहाँ पर कुछ अच्छी नीति है सरकार की, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बड़े जिम्मेदारी से एक बात बोल रहा हूं कि मोदी सरकार को वर्तमान के दौर में अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है इस समय, कि जो उनको अच्छी सलाह दें, उनको आगे बताएं कि यहाँ पर क्या फैसले जो वो ले रहे हैं या नई नीतियां लेके आ रहे हैं कि वाकई में जिनका वो उद्धार करना चाहते हैं उससे उद्धार होगा। यहाँ पर तो आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, या और ये निश्चित बात है कि आप एक वर्ग को अगर खुश कर रहे हैं तो दूसरा वर्ग जो आक्रोशित हो रहा है, और जो यही कारण है, कोई बेवजह तो बवाल नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप UGC का जन्म किस लिए हुआ था? क्या एक क्रेडिबल आप एजुकेशन सिस्टम बनाए, फेयर, लेकिन साथ साथ आप अगर जो आपका टास्क फोर्स यहां पर इंटरफेयर करने लग जाएगा, हस्तक्षेप करने लग जाएगा, फॉल्स कंप्लेंट्स, झूठे कंप्लेंट्स की तादाद बढ़ जाएगी, तो अपने आप समझ सकते हैं, एक आम आदमी भी समझ सकता है, रॉकेट साइंस नहीं है धर्मराज जी, कि यहां पर इसका क्या दुष्परिणाम होने वाला है। और निश्चित बात कि खौफ का माहौल है, क्योंकि यहां पर हमने उनको उनका खौफ दूर करना है, कि उनको एक खौफ वाले माहौल में उनको आगे जीने देना है। तो यहां पर इस समय मुझे लगता है प्राथमिकता होनी चाहिए कि यहां पर बिल्कुल युद्ध स्तर पे बैठना चाहिए कि आप या तो इसमें संशोधन करें या रोल बैक करें। क्योंकि मैं अभी जो पहले मेरे से प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं भूल गया कि कौन से राजनीतिक दल के थे, वो जब बात करी कि किसानों के जो 3 कानून आए थे, निश्चित बात है कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप अगर कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो वो बवाल होगा ही होगा। किसान देश का अन्नदाता है जिसको हम सलाम करते हैं, अगर वो धरने पे बैठा था कोई ना कोई तो कारण होगा। आप उनको विश्वास में लेके आते कि वाकई में, फिर आपको यू टर्न लेना पड़ गया। जब खुद देश के माननीय प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने बोला हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है, कुछ जो कानून सरकार लेके आती है, मिसाल के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, 370 35A जो हटाया गया, निश्चित बात है एक नई सुबह का आगाज हुआ, और वो उसका स्वागत है, उसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम तुलना करें ये जो नया UGC एक्ट 2026, इसमें लैकुनेज है जो संशोधन करने की आवश्यकता है यहाँ पर। और सीधी बात है कि अगर आप एक वर्ग आक्रोशित होगा, वो सोचेगा आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं हमारे को, बिल्कुल आपने, तो आप एंटी डिस्क्रिमिनेशन चाह रहे हैं कि यहाँ पर इंक्लूसिविटी हो, इक्विटी हो, इक्वालिटी हो। लेकिन बड़ी जरूरी बात संक्षेप में बोलूंगा कि आप तो, आपका उद्देश्य है कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन यहां पर तो डिस्क्रिमिनेशन जनरल कैटेगरी के साथ हो जाएगा, तो वो आपने कैसे नजरअंदाज कर लिया। चलिए ठीक है सर, मैं इस पे एक पॉइंट, ठीक है, मैं इस पे एक पॉइंट यहां पर रेज करूंगा राहुल आर्यन, क्योंकि हम जैसे, ठीक है, मैं इस पे एक पॉइंट यहां पर रेज करूंगा राहुल आर्यन, क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं उनका कैंप मेरा तो 20 साल पहले था सर, आपका तो उससे और ज्यादा पहले रहा होगा, आदेश जी का भी उससे भी पहले ज्यादा रहा होगा, राहुल जी का भी वाबस्ता है, लगातार कंटिन्यूटी में है, क्योंकि पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उनके बीच रोज उनका आना जाना है। तो राहुल जी, मोटे तौर पे मैं मान के चलता हूं, जैसे सवर्ण जातियां हैं, कुछ जातियां हैं किसी स्टेट में सवर्ण है, किसी स्टेट में OBC है, तो एक मोटे तौर पे मान लेता हूं कि 30-35% सवर्ण होंगे देश में, मैं मान लेता हूं। अब कोई इसको पकड़ के ना बैठ जाए कि इतना ही है या ऐसा कम या ज्यादा है, 30-35% में मान के चल रहा हूं कि इतने सवर्ण जातियां हैं देश के अंदर। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे UGC के जो हिसाब से पढ़ाई करते हैं। कंप्लेंट जो उसमें आया 2023-24 का एक डाटा में देखकर, अब जो भी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, वो 0.018% है, 0.018%, इतने ही कंप्लेंट थे। और उतने कंप्लेंट के लिए आपने ये क्या किया कि आज ये स्थिति बन गई कि एक तरफ 65-70% बच्चे हैं, एक तरफ 30-35% बच्चे हैं।
देखिए धर्मराज जी, भारत की जाति की संरचना इतनी सरल नहीं है जितने आसानी से हम इसको कह देते हैं। भारत में हर जाति अपने नीचे एक जाति ढूंढ लेती है। आप कोई भी जाति उठाइए और कहिए कि तुम सबसे नीचे हो, तो वो अपने आप बता देगी कि मेरे से नीचे एक जाति और अस्तित्व में है। तो भारत की जाति की संरचना इतनी सरल नहीं है। दरअसल कैंपस के अंदर जिस प्रकार से इस नियम से लेकर जो उलझन पैदा हुई है, यह नियम न तो असमानता दूर करने वाला है न समानता बढ़ाने वाला है। अब यह सिर्फ तनाव, झगड़े और वो बढ़ाएगा, और वही भारतीय जनता पार्टी का मोटिव रहा है। हम जब क्लासरूम्स में प्रवेश करते हैं, हम लोग जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, मैं नहीं कहता कि यूनिवर्सिटीज में भेदभाव नहीं होते बहुत सारे SC, ST, OBC के पोस्ट पे NFS कर दिया गया अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में, नॉट फाउंड सुटेबल। और जब आप किसी पोस्ट को लगातार 2 या 3 बार नॉट फाउंड सुटेबल कर देते हैं, तो वो पोस्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है UR की कैटेगरी में, कि अब उस कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, इसलिए अब इसको हम UR में कर दें। तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के अंदर भेदभाव नहीं होता है, लेकिन उस भेदभाव को दूर करने के लिए हमारे पास SC कमीशन था, OBC कमीशन थे। इन कमीशन का बार बार यूनिवर्सिटीज के अंदर चर्चाएं होती है, आते हैं, उसके अंदर चीजें ठीक हो रही है। लेकिन ये जो कानून लाया गया है बिना विमर्श के, बिना स्टेक होल्डर को शामिल किए हुए, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का स्टाइल है, इसने आज समाज के अंदर बहुत दरार और बहुत संशय का माहौल पैदा कर दिया गया। हम लोग एक शिक्षक के रूप में क्लासरूम में जाते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि बच्चे कौन है, किस कास्ट से, हमें कोई मतलब नहीं होता है किस क्षेत्र से है। और हमारी यूनिवर्सिटी की संरचना ऐसी है कि वो लगभग हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को करती है। सवाल ये है कि अब जब आप एक सेक्शन को मार्जिनलाइज्ड कर देना चाहते हैं तो एक बड़ा गंभीर चर्चा शुरू हो जाएगा। कुछ दिन पहले आपने देखा था देहरादून में नॉर्थ ईस्ट के एक विद्यार्थी के साथ किस तरीके का भेदभाव, बच्चे की हत्या हुई थी। और उसके पहले और भी उदाहरण है, रोहित वेमुला या अन्य जो भी उदाहरण रहे हैं, वो सब यूनिवर्सिटी की संरचना के से अंदर पैदा हुए हैं। लेकिन उसी संरचना के अंदर उसके दूर करने के भी उपाय हैं। और एक शिक्षक के रूप में जब हम लोग क्लासरूम में जाते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा विजन होता है। हम किसी बच्चे में उसकी जाति नहीं देखते हैं, हम उस बच्चे में इस देश का भविष्य देखते हैं। अब अगर वही क्लासरूम के अंदर एक तनाव का माहौल हो जाता है तो टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया पे असर पड़ेगा। हर जगह पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी। और जिन यूनिवर्सिटीज को स्वायत्तता चाहिए थी, उन यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता में UGC के द्वारा ये हस्तक्षेप है। तो इसमें बहुत व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है और इसमें एक ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए जो सकारात्मक लगे, हर पक्ष के लिए सकारात्मक उसमें व्यवस्था हो। अगर सकारात्मकता से कोई कानून आता है तो हर कोई इसको स्वागत करता है। राहुल, लेकिन आप चाहते हैं कि तनाव से कानून लाया जाए तो वो बहुत गलत। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी, अब मैं एक सर इसमें पॉइंट ये भी आता है कि अगर आप समस्या को माने ही नहीं तो आप उसका इलाज क्या करें। अगर मुझे बुखार है और मैं कहूंगा अरे मैं तो फिट एंड फाइन हूं भाई, कुछ होना जाना नहीं है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन तो मुझे पटक ही देगा, वो बिस्तर पे ही लेटाएगा। अगर पहले दिन मैंने मान लिया कि मुझे बुखार आ रहा है, मैंने डोलो टाइप का कुछ ले लिया तो शायद सुधार हो जाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस पूरे 7-8 दिन के विवाद के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री का, उसमें वो कहीं ये नहीं नजर आया कि वो रेक्टिफाई करने के मूड में है, वो इसको और रगड़ना चाहते हैं और इसको खींचना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि चाहे जो पढ़ लिख के बच्चे आगे निकल गए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, कॉलेज, IIT और तमाम चीजें पास करने के बाद उनके अंदर निराशा का सा माहौल है। जो बच्चे मिलिट्री के लिए तैयारी करते हैं, गांव में सवेरे 4 बजे उठ के दौड़ते हैं और तैयारी करते हैं, उनकी नौकरी 4 साल की कर दी है, वो भी घर आने शुरू हो गए। तो ये तमाम लोगों के अंदर, तमाम नौजवानों में एक निराशा का सा माहौल है और ये निराशा बहुत बड़ी और सरकार इसको भांपती है। मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूं कि ऐसा कोई माहौल भारत के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन सरकार घबराई हुई है इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों से, इन सवेरे 4 बजे उठ के दौड़ने वाले बच्चों से, जो इस देश में रोजगार चाहते हैं, काम चाहते हैं, जो मेहनत करके अपने परिवार के साथ खड़े होना चाहते हैं। उन तमाम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी निराशा है और उस निराशा को एक जगह इकट्ठी ना हो जाए, उसको बांटने का षड्यंत्र है ये। इनको ना किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे प्यार है, ना किसी नौजवानों से प्यार है, ना किसी किसानों से प्यार है, ना किसी बहनों से प्यार है, ना सबका साथ सबके विकास की बात है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। इसलिए इन यूनिवर्सिटियों में कहीं ना कहीं इन लोगों को, इन नौजवान बच्चों को, जिनके माँ बाप वह कर्जा लेकर पढ़ने के लिए भेजते हैं,
कुछ घटनाएं हैं, हम उस माहौल को कैसे अच्छा करें, वो हमारा दायित्व होना चाहिए। उसके लिए एक समझ बनानी चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन ये उस बात से इनका कोई मतलब नहीं है। ये यूनिवर्सिटियों को अखाड़ा बना देना चाहते, यहाँ पे लोगों में जो मतभेद है वो बढ़ा देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो जंजी की बात होती है उसको बांटना चाहते हैं। ये षड्यंत्र के तहत किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में हर चीज को, जो है ये इस देश का दुर्भाग्य है। सरकार आई है तब से हर वर्ग की कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ी है, कोई समस्या हल होती नहीं दिखती, और किसी समस्या पे कोई सरकार नहीं बताती। प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मंत्री जिस मंत्री के विभाग का काम होता है दूसरा मंत्री आके बताता है। तमाम देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे थे, मात्र पाकिस्तान को छोड़ के। आज किसी देश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। तो मतलब इन तमाम चीजों से कहीं ना कहीं निराशा का सा माहौल है। हमारे नौजवान में चले गए हैं, वहां वो जाते मैं सर ठीक है आदेश भारद्वाज, एक और पॉइंट है हिमांशु उपाध्याय जी, कॉलेज कैंपस के अंदर कितने साल के लड़के बच्चे पढ़ते होंगे? अमूमन वो ग्रेजुएशन तक पढ़ते होंगे। ग्रेजुएशन में मैक्स टू मैक्स उम्र कितनी होती है लड़के की? 19 साल 20 साल। मास्टर्स कर रहा है तो 22 साल 23 साल, इतना ही होता, उससे ज्यादा उम्र नहीं होती होगी। ज्यादातर जो बच्चे हैं, कुछ एक जो बड़े इंस्टीट्यूट जहां पे फिर वो पीएचडी और वगैरह जो उससे हायर स्टडीज होते हैं वहां पर अगर उनको छोड़ दें तो ज्यादातर बच्चे जो कैंपस में होते हैं वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक होते हैं। तो इन दो 20-21 साल तक के बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं और अगर अपने घर से दूर हैं, वहां पर दो पक्ष होता है। शोषण तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सीनियर में जो बच्चा वहां पर सीनियर है वो किसी भी जाति का हो सकता है, जो जूनियर के साथ कुछ भी उत्पीड़न कर सकता है। तो एक प्रश्न ऐसे मेरे जहन में आया कि क्या ये उस फ्रेशर के साथ इक्वलिटी है, और अगर वो जनरल कास्ट का है और उसका उत्पीड़न करने वाला SC ST OBC EWS दिव्यांग किसी भी वो कैटेगरी से आता है, तो क्या वो जो नया बच्चा है जो कैंपस में आता है, क्या उसके साथ जस्टिस होगा? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप इसे देखें कि आप ये कहना चाहते हैं कि हर चीज को हम जातिगत चश्मे से नहीं देख सकते। हमारे समाज की संरचना जो हुई है उसके अगेंस्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये था, हमारे समाज की संरचना जो हुई थी शुरू में उसमें जातिगत संरचना थी, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी जातियों सभी धर्मों को इकट्ठा करने के लिए सबको इक्वल चांस देने की बात की थी। आप अगर इस नए नियम को देखें तो कहीं ना कहीं ये आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि ये ऊपर वाली कास्ट जो अपर कास्ट जिसे कहते हैं, उन कास्ट के बच्चों को एक अलग चश्मे से देखा जा रहा है। इसमें उनके साथ कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि उनके पीछे जो नाम या गोत्र लगा हुआ है केवल उसके कारण वो एक कटघरे में आ जाएंगे। अगर उन्होंने कोई बात ऊंची करी, कोई जातिगत सूचक कोई शब्द बोला, या फिर कोई भी बात अट्टहास में कोई गलत बात निकल गई उसके मुंह से, तो उसको अगर वो रंग देना चाहे SC ST या फिर OBC का कलर देना चाहे, तो ये उसके साथ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होगा और बहुत बड़ा एक जोखिम भरा वो हो सकता है। इसका एक आफ्टर इफेक्ट भी देखिए, जिस समाज की संरचना दोस्ती और प्यार के लिए होती है, अब हम जब आप जो बता रहे जिस आयु वर्ग की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत कॉमन होता है कि हम आपस में बहुत सारी छेड़खानी अटकेलियां करते हैं, अपने साथ बहुत सारी बातें करते हैं। हर चीज को उस चश्मे से, हम जातिगत चश्मे से देखेंगे तो आज बच्चों के बीच में बहुत बड़ी खाई आ जाएगी। मतलब मैं ये सोच समझ के बात करना शुरू कर दूंगा कि सामने वाला किस जाति से संबंधित है, तो ये समाज के लिए बहुत चलिए ठीक है, खैर हो जाएगा। मैं आता हूं विपिन शर्मा जी, जो बात जो हिमांशु उपाध्याय जी कर वो कंटिन्यूटी में आप उसको जवाब दीजिएगा। मसला बस वही आ जाता है कि 20 जो 18-19 साल के बच्चे हैं उनमें अलग अलग इश्यूज में झगड़ा होता है। अब उस झगड़े को आपने पहले ही जातिगत आधार का एक चोला उड़ा दिया इस कानून के तहत। यानी जैसे बाहर होता है कि आपने किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ कुछ किया तो सबसे पहले आपके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा, ठीक है। अब कैंपस में यही हो जाएगा कि अगर आपने किया तो झगड़े के जो छोटा मोटा झगड़ा जो तुरंत सुलझ सकता है उसको इस कानून के जरिए जो जनरल कास्ट के लड़के हैं उनके ऊपर इसको उड़ा दिया जाएगा, दूसरे छात्र करेंगे तो उनके ऊपर नहीं इसको ढका जाएगा।
बिल्कुल। देखिए, मैं 3-4 बातें संक्षेप में बोलूंगा। सर्वप्रथम मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है कि मेरा जो बेटा है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है और वो बहुत दुखी रहता है मेरे से। वो कहता है आप लेक्चर इतने देते हो पापा, लेक्चर इतने देते हो कि मैं बिल्कुल तंग आ जाता हूं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, यहां सावधानी बरतो। इसका मायने क्या है? मैं ये बात क्यों बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से? देखिए, कहावत है चिंता चिता के समान। यहां पर मैं पूरी तरह से मैं वही बात बोलना चाहता था जो अभी एडवोकेट साहब ने बोली, हिमांशु जी ने। हम लोग कहां जा रहे हैं? ये समाज को कहां ले जा रहे हैं?